प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बताया था कि कक्षा 8 के एग्ज़ाम को लेके कुछ शॉर्ट वीडियो, कुछ क्रैश कोर्स के टाइप में कुछ वीडियो मैंने बनाए थे। अब उसी क्रम में आगे चलते हैं। अपने एक चैप्टर आता है चतुर्भुजों को समझना। तीसरा जो चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना, वो थोड़ा सा बच्चों को कठिन सा लगता है, बाकी कठिन नहीं है। देखो, तो चतुर्भुज को समझने से पहले कुछ चीज़ें अपने उसका जो बेसिक परिचय है, जो इंट्रोडक्शन है उसका, वो ले लेते हैं। सबसे पहले एक शब्द आता है वक्र। वक्र क्या है? वक्र क्या है? वक्र होती हुई आकृतियाँ। जैसे आपने ये बना दिया, ये आपका वक्र हो गया। आपने क्या बनाया? एक आयत बना दिया, ये आपका क्या हो गया? वक्र हो गया। वक्र कैसे भी बना हो, जैसे मान लो इस प्रकार से आपने ये आकृति बनाई, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये भी क्या है? वक्र है। ये सारे वक्र है। जैसे यो बना दिया, ये भी आपका क्या है? वक्र है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? वक्र कहलाते हैं। वक्र में भी देखो दो तरह के वक्र होते हैं। एक तो होता है बंद वक्र और एक होता है क्या? खुला वक्र। बंद वक्र क्या है? बंद वक्र क्या होता है? अच्छा, बंद वक्र और खुला वक्र है। उसमें बंद वक्र क्या होता है भाई? जो आपका वक्र हो क्या हो? बंद हो। जैसे आपका ये त्रिभुज हो गया, ये बंद वक्र का उदाहरण हो गया। जैसे ये आयत है, ये भी क्या है? बंद वक्र का है। और ये आकृति बना रखी, ये भी क्या है? बंद वक्र है। और जैसे ये जो राइट का जो शेप बना रखा है, ये क्या आपका? ये खुला वक्र है। देखो, ये ऊपर से क्या ओपन है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? खुला वक्र बोलते हैं। तो ये होते हैं वक्र। अब शब्द आता है कि बहुभुज क्या होता है? क्या होता है? बहुभुज। बहुभुज होने के लिए देखो दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए? आकृति में भुजाएं, भुजाएं होनी चाहिए। दूसरा, वक्र क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जैसे ये जो त्रिभुज का जो मैंने शेप बनाया, देखो इसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तो ये क्या होगा? बंद भी है साथ में। तो ये जो त्रिभुज है वो आपका क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। जैसे ये आयत बना रखा है, ये भी आपका देखो बंद है और सारी की सारी क्या भुजाएं हैं, तो आपका ये बहुभुज कहलाएगा। उसके बाद जैसे ये आकृति बना रखी है, ये भी क्या देखो सब में भुजा है, ये भुजा, ये भुजा, ये वाली भुजा, ये सारी भुजाएं हैं और बंद है, तो ये भी आपका क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। जैसे मान लो मैंने एक ऐसा सर्किल बनाया, ये बहुभुज नहीं है। कारण क्या है? कि आकृति बंद तो है, कहीं से खुली हुई नहीं है, परंतु इसके अंदर क्या नहीं है? भुजाएं नहीं है भाई। तो भुजाएं नहीं है, तो आपका ये जो आकृति जो वृत्त है वो आपका क्या नहीं हो सकता? बहुभुज नहीं होगा। तो बहुभुज होने के लिए दो कंडीशन नेसेसरी है कि पहला तो आकृति के अंदर क्या होनी चाहिए? भुजाएं, मतलब भुजाओं के द्वारा ही वो बनी होनी चाहिए। दूसरा आपका कैसा होना चाहिए? आकृति या वक्र है वो बंद होना जरूरी है। अब ये जो अपने बहुभुज बनाते हैं, ये दो तरह के होते हैं भाई। एक तो होता है आपका उत्तल, एक तो क्या बोलते हैं? उत्तल। और दूसरा प्रकार होता है अवतल। अवतल बहुभुज और ये कौन सा? उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज की क्या खासियत होती है कि एक ऐसा बहुभुज क्या होना चाहिए? पहली बात तो बहुभुज होना ज़रूरी है। तो एक ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण, जिसका प्रत्येक अंतःकोण, जिसका प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसा बहुभुज क्या कहलाता है? आपका उत्तल बहुभुज कहलाता है। और अवतल कौन सा होगा? कि एक ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण क्या हो? 180 से बड़ा हो। जैसे ऊपर की आकृतियों में देखें कि कोण उत्तल है और कोण अवतल है। जैसे त्रिभुज में ये कोण देखा, ये देखो 180 से कम है। ये वाला कोण देखा 180 से कम है।
ये वाला कोण भी 180 से कम है। 180 तो समझ आ रहा है आपको, जैसे एक लाइन हो गई है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो इसके अंदर के तीनों कोण हैं वो क्या 180 से कम है, तो ये आपका किस प्रकार का बहुभुज होगा, उत्तल बहुभुज कहलाता है त्रिभुज। जैसे ये आयत है, इसको भी ले लो, ये वाला कोण देखो 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो सारे जो कोण है, अंदर के जो चारों कोण हैं वो क्या है 180 से कम है। 180 से कम है तो ये आकृति भी क्या कहलाती है, उत्तल बहुभुज कहलाएगी। अब इस आकृति को देखो, ये वाला कोण 90 का, ये 90 का, ये 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, परंतु ये वाला कोण देखो, ये जो कोण है, ये कोण क्या आ गया 180 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जैसे ही आपका कम से कम एक कोण 180 से बड़ा हो जाएगा तो ऐसा बहुभुज क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। तो ये जो आकृति आपकी है वो क्या कहलाती है, अवतल बहुभुज। तो आप समझ में आया कि उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है। इसी क्रम में और आगे चलते हैं, और आगे चलें तो बहुभुज की बात चल रही है, तो सम बहुभुज क्या होगा। सम बहुभुज क्या होते हैं देखो, तो सम बहुभुज होने के लिए 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला कि अंतःकोण, अंतःकोण सारे जितने भी अंतःकोण हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर, पहला पॉइंट। दूसरी क्या खासियत होनी चाहिए, भुजाएं, सम का मतलब क्या होता है देखो, सम का मतलब क्या होता है, समान। तो क्या होनी चाहिए, भुजाएं समान होनी चाहिए भाई। तीसरा पॉइंट, तीसरा और लास्ट, कि बाह्य कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बाह्य कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास एक आकृति सम बहुभुज कहलाएगी कब, जब उसके अंतःकोण, अंदर के सारे कोण क्या हो, बराबर हो, भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, और बाह्य कोण, बाहर के जो कोण हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तब आपके पास दी गई आकृति क्या कहलाती है, सम बहुभुज कहलाएगी। तो ये बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। अब बहुभुज के प्रकार आ जाते हैं। प्रकारों में जैसे समलंब, समलंब क्या होता है देखो, समलंब, समलंब क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं, चतुर्भुज का मतलब क्या होती है, 4 भुजाएं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है देखो, इस प्रकार से होता है लगभग, कैसा ही बना दे। मान लो एक मैंने ऐसे बनाई, एक भुजा मैंने यूँ बनाई, और 2 भुजाएं मेरे पास ऐसे वाली हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, समलंब कहलाता है। समलंब की खासियत क्या है कि समलंब में 2 भुजाएं क्या होती हैं, कोई सी भी 2 भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर हो, 2 भुजाएं समांतर। अगर किसी आकृति में एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो, तो वो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। या ये कह सकते हैं 2 भुजा की जगह एक शब्द लिखाता है, एक युग्म। एक युग्म का मतलब भी क्या होती है, 2 भुजाओं को ही बोलते हैं। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि भाई 2 भुजाएं अगर समांतर हो तो आकृति आपकी क्या कहलाती है, समलंब चतुर्भुज कहलाती है। अब समलंब के बाद में और आगे चलें, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, क्या होता है देखो, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, इसकी आकृति बना के मैं आपको उसी के द्वारा समझाऊं। देखो एक ऐसी आकृति है, ये है समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ये भुजा इसके समांतर होगी, ये वाली जो भुजा है जो नीचे वाली भुजा के समांतर होगी। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, भुजाएं क्या होनी चाहिए, भुजाएं आपस में समांतर हो। दूसरा, भुजाएं क्या होनी चाहिए, सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। भाई जो भुजाएं आपकी समांतर है ना आपस में, वो क्या है, सम्मुख भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर नाप की होनी चाहिए। किस प्रकार की होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। 2 कंडीशन आ गई। तीसरा क्या होता है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होने चाहिए,
बराबर होने चाहिए, सम्मुख कोण बराबर। जैसे ये वाला जो कोण है वो इधर वाले के बराबर होगा, और जो ये आपका ये वाला कोण है वो इसके कोण के बराबर आना चाहिए। तो सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरी बात होने के बाद इसका एक चौथा पॉइंट और लेते हैं कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके जो आप विकर्ण बनाओगे वो क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब जितनी लंबाई इस साइड की है उतनी की उतनी लंबाई कहाँ होगी, दूसरे साइड के पार्ट की होगी। ऐसे इस विकर्ण की बात कही जाए तो जितनी लंबाई ऊपर वाले पार्ट की है उतनी लंबाई कहाँ होगी, नीचे वाले पार्ट की होगी। तो विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित, विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। तो समलंब की आपको डिटेल समझ में आ गई कि दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। यूँ कहते हैं कि एक युग्म आपस में क्या होना चाहिए, समांतर। जैसे ये वाला इसके समांतर है, ये दोनों देखो समांतर नहीं है, आगे बढ़ाओगे कहीं ना कहीं ये प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मैंने आपको बताया कि भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर हो। भुजाएं क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन आमने सामने की भुजाएं समांतर, ये इसके समांतर ये इसके समांतर। उसके बाद सम्मुख कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। और जो समांतर भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। और चौथा पॉइंट इसमें क्या होता है, विकर्ण कैसे होने चाहिए, आपस में समद्विभाजित करने वाले होने चाहिए। अब इसके और आगे चलते हैं। अब जैसे समचतुर्भुज क्या है, क्या लेते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है भाई, समचतुर्भुज में पहली खासियत, पहली बात कि सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर हो। पहली खासियत क्या है, सभी भुजाएं हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरा और मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए, एक समांतर चतुर्भुज के सारे गुण तो इसमें होते ही हैं, और इसके विकर्ण है जो, इसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित मतलब समद्विभाजित होते हैं, ये साथ में परस्पर आपस में क्या होता है, लंबवत। जैसे एक प्रकार का वर्ग है, वर्ग क्या है, सम चतुर्भुज का उदाहरण है। अब इसमें सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर। विकर्णों को आप बनाओगे तो विकर्ण परस्पर क्या होता है, लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण आपस में बनाएंगे। ये वाला विकर्ण इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, और साथ ही साथ समद्विभाजित होते हैं। मतलब जितना पार्ट इधर है उतनी ही लंबाई यहाँ मिलेगी, और इधर वाले पार्ट की लंबाई इसके बराबर होगी। तो समचतुर्भुज की है कि खास ये मेन मोटा मोटी यही है। समांतर चतुर्भुज के सारे गुण तो वो रखता ही है। दूसरा और क्या होना चाहिए, सारी की सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। और साथ में विकर्ण क्या होना चाहिए, परस्पर लंब समद्विभाजित होने चाहिए। अब एक आता है पतंग। पतंग तो आपने देखा ही है, इस प्रकार की ये आकृति होती है पतंग की। अब पतंग की क्या खासियत होती है, पतंग में क्या होना चाहिए कि इनकी आसन भुजा युग्म बराबर होते हैं। मतलब आमने सामने नहीं होती है, आसन भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, मतलब ये वाली इसके बराबर हो गई, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो आसन भुजा युग्म क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। और साथ में इनके जो विकर्ण हैं, दो ही विकर्ण बनते हैं इसके अंदर, विकर्ण आपस में क्या होते हैं, परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। तो दो खासियत हो गई, आसन क्या हो गई कि आसन भुजा युग्म, आसन भुजा युग्म क्या होना चाहिए, बराबर। पहली बात तो ये। दूसरा क्या हो जाएगा कि विकर्ण क्या होंगे, लंब समद्विभाजित करेंगे, आपस में क्या करेंगे, लंब समद्विभाजित करेंगे। तो ये दो खासियत होनी चाहिए पतंग वाले शेफ के अंदर। वर्ग और आयत का तो आपको क्या बताना आता ही है, वर्ग और आयत का तो आपको पता है ही वे किस प्रकार की आकृतियाँ होती हैं।
अब जैसे और आगे चले, इसी क्रम में आपसे जैसे कुछ प्रश्न पूछ लेता है। अब देखो, चतुर्भुज तक तो आपको समझ है कि आयत हो, वर्ग हो, चतुर्भुज हो, इनके जो अंदर के अंतः कोण है, जैसे मान लो कोई सी आकृति हो जिसमें चार भुजाएं दे रखी हैं, उसके जो अंदर के जो अंतः कोण हैं, तो अंतः कोणों का योग आपको मालूम है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। वैसे चतुर्भुज तक, त्रिभुज के आपको जानकारी में है कि भाई जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 के बराबर होता है। अब मान लो त्रिभुज चतुर्भुज के आगे पंचभुज हैं, षटभुज हैं, अष्टभुज हैं, तो उनके अंतः कोणों का योगफल याद रखने के लिए आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि बहुभुज ही लिख देता हूँ, चाहे कितनी भुजाएं हैं, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के जो अंदर के अंतः कोण है उनके योगफल का सूत्र होता है n-2 गुणा 180। n क्या होती है, n होती है भुजाओं की संख्या। n क्या है, भुजाओं की संख्या होती है। अब इस पर आपसे वो कई तरीके के प्रश्न कर लेता है। जैसे मान लो प्रश्न तो पक्का आएगा ही, जैसे आकृति आपको दे देगा, जैसे इक्वेशन की आकृति अपने ले लेते हैं। मान लेते हैं आपका इस प्रकार से क्या एक बना दिया, कोई चतुर्भुज बना के उसने आपको दे दिया। अब ये कह रहा है कि यहाँ वाला कोण 50 डिग्री का है, इधर का कोण है वो आपका 130 डिग्री का है, आगे का कोण क्या है 120 डिग्री का, ऊपर का कोण दे दिया x डिग्री का, और पूछ लेगा कि x का मान बताओ। क्या बताएं, x का मान बताओ। तो यहाँ तक समझ आ रखा है, चार भुजा हैं, चार भुजा तो अपने को ये जानकारी के अंदर है कि इन अगर चारों कोणों को जोड़ दिया जाए, किसको, चारों कोणों को जोड़े तो आपका उत्तर का क्या होना चाहिए, 360 के बराबर होना चाहिए। तो अपने इन अंदर के चारों कोणों को जोड़ के सामने क्या रख दें, 360। तो अपने इनको जोड़ लेते हैं। देखो 130 और 50 और प्लस 120, ये हो गया पूरा 300। 300 प्लस x बराबर क्या आया, 360। x का मान चाहिए तो 360 सामने है, 300 को उठा के उस साइड भेज दो, -300 घट के क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो मान क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो ऐसे प्रश्न आपसे ये पूछता है। और आगे चलते हैं। देखो एक प्रश्न और लेता हूँ जिसमें चतुर्भुज न दे के पंचभुज ले लेते हैं। एक इस प्रकार की आकृति आपको दे रखे हैं, ऐसे पतंग की तरह ही है परंतु पूरी क्लोज नहीं है। नीचे एक भुजा उसने और बना के दे दी। अब की बार यहाँ का कोण दे रखा है 70 डिग्री, इधर का बहिष कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री। ये दो कोण आपस में बराबर है और जिनको उसने क्या लिखा है, x के द्वारा, ऊपर का कोण उसने क्या लिखा है, 30 डिग्री। अब देखो समस्या ये है कि अपने पास अंदर के कोण नहीं हैं, बाहर के कोण दे दिए, अंदर वाले कोण दिए नहीं तो अपने अंदर के अंतः कोणों के योगफल का सूत्र लगा के आगे के जो भी x वगैरह दे रखे हैं उन कोणों के मान निकाल लेते हैं। तो इसमें देखो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम होता है अंदर के कोणों को निकालना। आपके पास जो अंदर के कोण हैं उनको निकालो। उनको कैसे निकालें, देखो निकाल लेते हैं। तो कुल मिला के आपको प्रश्न में आकृति दे रखी थी इस प्रकार की, मैं दोबारा बना देता हूँ। ऐसी आकृति आपको दे रखी थी उसने और नीचे से एक भुजा आपको और दे रखी थी। इधर का कोण 70 डिग्री का था, इधर का 60 डिग्री का दे रखा है। ये भी x, ये भी x, और ऊपर का कोण क्या दिया है, 30 डिग्री। अब देखो पहले तो अपने को अंदर वाले कोण चाहिए। अंदर वाले कोण मतलब इधर का कोण ये चाहिए, तो इसको मैं नाम लिख देता हूँ जैसे 1 नंबर। ये वाला कोण चाहिए मतलब 2 नंबर कोण मेरे पास नहीं है। तो देखो अपने एक नियम पढ़ते हैं। जैसे एक रेखा है, एक क्या है, सरल रेखा है। सरल रेखा का कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है पूरा। अब मान लो इस रेखा को मैं एक रेखा के द्वारा कट करवाऊँ तो मेरे पास ये जो कोण है वो दो हिस्सों में बट जाएगा। कैसे, मान लेता हूँ मेरे पास इधर का कोण क्या है, 60 डिग्री का है। अब मेरे को ये बताना है कि इस साइड वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करवाना। देखो मालूम ये है, सरल रेखीय कोण, इनको क्या बोलते हैं, सरल रेखीय
कोण या रेखिक कोण भी बोलते हैं। तो सरल रेखीय कोण बना हुआ है, कितने का होता है? 180 का, पूरा 180 का है, आधा इसमें से कुछ पार्ट 60 का हो गया। तो 180 में से 60 को घटा लो, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। तो तुरंत पता चल गया कि यहाँ वाला जो कोण है वो 120 डिग्री का होगा। इसी गुण के द्वारा कोण नंबर 1 और 2 निकाल लेते हैं। देखो, कोण 1 प्लस कोण 60, इस और इस कोण को जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। कारण क्या है? रेखिक युग्म कोण है, वे एक ही रेखा पर बने हुए दो कोणों का योग क्या होगा? 180 होता है। तो कोण 1 बराबर 180, 60 को उधर ले जाओ, कितना मान आ गया? 120। तो कोण 1 की जानकारी मिल गई कि कोण 1 का मान क्या आ गया? 120 डिग्री। इसी प्रकार मैं कोण 2 को निकाल लेता हूँ। इसके लिए क्या करते हैं? कोण 2 के साथ में कोण है 70 है, तो 2 प्लस 70 बराबर क्या लिखा? 180। कोण 2 बराबर 180 माइनस 70, तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? 70 आप इसमें से कम कर लो, कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया ना। तो अंदर के देखो सारे कोण आ गए। ये एक नंबर था 120 डिग्री का, 2 नंबर 110 का, ये x का, ये 30 का, ये वाला x का। तो अब अपने वो लगाएं, सूत्र लगाएं। क्या लगाएं? कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होगा? अभी लिखवाया था n-2 गुणा 180। n मतलब भुजाएं, देखो कितनी भुजाएं चित्र के अंदर, 1 2 3 4 और ये 5। तो n आपके पास मिल गया क्या? 5। तो n की जगह क्या रखें? 5। 5 माइनस 2 गुणा क्या रखेंगे आप? 180। घटाओगे क्या आ जाएगा? 3 इंटू 180। तो 3 इंटू 180 आप करवाओगे, 18 या 54, कितना आ गया? 540 डिग्री। तो अपने को ये जानकारी मिल गई कि जो आकृति दे रखी है आपकी, जो पंचभुज की है, उसके अंदर के अंतः कोणों का योग कितना आ गया? 540 आ गया। तो बस ये अंतः कोणों के योगफल की डिटेल को रख के करवाएं। तो अंदर के कोणों को जोड़ो, पहला 30, फिर x, फिर आपका आ गया था, कोई सा लिख दें, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, 110, फिर कोण 1 120, फिर x, सारे कोण ले लिए। देखो यहाँ से चला मैं 30, x प्लस ये कोण नंबर 2 110, कोण नंबर 1 120, कोण x, यहाँ तक पहुँच गए। सारे के सारे अंतः कोणों का योगफल किसके बराबर आना चाहिए? 540 के बराबर। अब देखो इनको जोड़ते हुए, देखो 30 आप इसमें जोड़ दें, क्या हो गया? 150 हो गया। 150 में आप 100 जोड़ोगे, 250 और 260। 260 x और x कितना हो गया? 2x। 260 प्लस में क्या आ गया? 2x आ गया। अब इसका निकाल लो, सामने आपका 540 है ही। 2x बराबर 260 को उधर भेजो, तो 540 माइनस में 260, तो ये घट के क्या आ गया? 280 आ गया। तो 2x बराबर 280, x का मान आएगा 280 में किसका? 2 का भाग करवा दो, तो 2 एकम 2, 4 बार 0, तो x का मान क्या आ गया? 140 डिग्री। क्या मान आ गया? 140 डिग्री। तो पता चल गया आकृति में ये वाला एंगल ये 140 का है, तो इधर वाला भी क्या होगा? 140 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से आपको कोणों के मान निकालने होते हैं। अब आकृति आपको कैसी भी दे दें, कहीं भी दे दें, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अंदर के कोणों के योगफल के लिए मैंने आपको ये सूत्र बता दिया। इसके द्वारा आप किसी भी आकृति के अंदर के सारे अंतः कोणों का योगफल निकाल लो। और जैसे मान लो बाहर का कोण दे रखा है, अंदर का गायब है, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि रेखिक युग्म होते हैं। इन दोनों कोणों का योगफल होगा वो 180 के बराबर हो, करवा के आप वहाँ से अंदर के अननोन जो आपको ज्ञात नहीं है उस कोण का मान निकाल लो। और जब आपके पास अंदर के सारे कोण आ जाएं तो आप अंतः कोणों के योगफल के सूत्र के द्वारा उन सभी को जोड़ते हुए क्या रखें? उन अंतः कोणों के योगफल के बराबर आप रखोगे तो आपके पास जो अज्ञात कोण